वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लोस्ट स्प्रिंग। लोस्ट मतलब खोया हुआ और स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत। यहाँ खोए हुए बसंत का मतलब है कि जैसे एक सीजन्स में, जैसे जो अपने सीजन्स होते हैं, ऋतुएँ होती है, उनमें सबसे अच्छी जो ऋतु होती है उसका नाम है स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार एक व्यक्ति होता है उसके पूरे जीवन काल में उसका जो लाइफ स्पैन होता है उसमें सबसे अच्छी उसकी जो एज होती है वो होती है उसका चाइल्डहुड, बचपन। तो इसी लेसन में यहाँ पर जो स्प्रिंग है इसका मतलब है चाइल्डहुड से। किसका मतलब किससे? हमारा बचपन से है कि जिस प्रकार से एक ऋतु जो होती है उसमें सबसे अच्छा जीवन काल उस बसंत ऋतु का होता है, उसी प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में सबसे अच्छा जो उसका जीवन काल होता है वो होता है उसके बचपन का। तो यहाँ जब बच्चे का बचपन ही खो जाता है तो उस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये इस चैप्टर में बताई गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में दो जो कहानियाँ हमारे पास में, इन दोनों कहानियों में जो बच्चे का जो बचपन होता है उसको बचपन को खेलने करने की उम्र में, उसके पढ़ने की उम्र में उसे काम धंधे पर लगा दिया जाता है, उसे भीख मांगने को मजबूर कर दिया जाता है। तो वह किस प्रकार से अपनी जो अवनति है इसमें लेखिका ने इस चीज़ को दर्शाया है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास लोस्ट स्प्रिंग के साथ। लोस्ट स्प्रिंग का मतलब यूँ मान के चलो खोया हुआ बचपन। यहाँ दो कहानियाँ हैं, या कह सकते हैं कि दो तरीके से यहाँ पर लेखिका ने दो वर्णात्मक कहानियों को लिया है, जिसमें सबसे पहले उसने लिया है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। इसको नाम दिया है कि कई बार मैंने कचरे में 1 रुपये को प्राप्त किया। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ होने वाला है। स्टार्टिंग करते हैं। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब whom and I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Why do you this? तुम ऐसा क्यों करते हो? Why do you this? Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? I ask साहिब, मैंने साहिब से पूछा। लेखिका यहाँ कोई लड़का खड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है? साहिब। तो मैंने साहिब से पूछती हूँ मैं वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? ये जो चैप्टर है हमारा वो प्रेजेंट में बताया जा रहा है ना। तो वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछती हूँ मैं। हूम आई एनकाउंटर, जिससे मैं मिलती हूँ। एनकाउंटर का मतलब होता है मुलाकात करना या भेंट करना, जिससे मैं मिलती हूँ। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। यानी कि एक लड़का है जिसका नाम है साहिब, जिससे मैं प्रत्येक सुबह मिलती हूँ। स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड, जो क्या करता रहता है? स्क्राउजिंग करता रहता है, खोजबीन छानबीन करता रहता है, जांच पड़ताल करता रहता है। किसके लिए? फॉर गोल्ड। गोल्ड का मतलब सोने के लिए। अब यहाँ पर सोने का मतलब ये नहीं है कि वो रियल में सोना खोज रहा है, क्योंकि जो उनके लिए सोना क्या है? गार्बेज इकट्ठा करना, कचरे में ढूंढना, कचरे में जो उनको चीज़ें मिल जाती है वो उनके लिए सोना है, क्योंकि उन्हीं से उनका भरण पोषण होता है। तो यहाँ पर जो साहिब है वो कौन है? गार्बेज उठाने वाला है, कचरा उठाने वाला है। तो वो व्यक्ति के लिए सोना क्या हो गया कि कचरे में अगर उनको कुछ मिल जाता है तो वही उनके लिए सोना है, क्योंकि उन्हीं से वह उनका अपनी जो आय है वो इकट्ठा करता है। तो यहाँ पर मैंने पूछा साहिब से कि वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछती हूँ। whom आई एनकाउंटर, जिससे मैं मिलती हूँ। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड, जो सोने के लिए खोजबीन करता रहता है, छानबीन करता रहता है। इन द गार्बेज डंप्स, किसमें? गार्बेज डंप्स में। गार्बेज का मतलब कचरा, डंप्स का मतलब ढेर, जो कचरे के जो ढेर लगे होते हैं उसमें। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। तो मेरे पड़ोस में जो कचरे का ढेर लगा होता है उसमें जो रोज़ाना प्रत्येक सुबह सोने की जो छानबीन है वो करता रहता है, उससे मैं रोज़ मिलती हूँ। उससे मैंने पूछती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो? साहिब, अब साहिब के बारे में बताया जा रहा है। साहिब कौन है? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने बहुत समय पहले अपना घर जो था वो छोड़ दिया था। सेट अमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, इज होम इज नॉट इवन टू डिस्टेंस मेमोरी। यानी कि सेट अमिडेस्ट टू ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका बांग्लादेश में है, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ के हरे मैदानों के बीच में उसका घर था। वहाँ से इज होम, उसका जो घर है, इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, वो अब दूर दूर की मेमोरी में भी नहीं है, अर्थात वह अपने घर को पूर्ण रूप से भूल गया है।
ये ढाका से निकल के आया कौन? साहिब। तो साहिब जो था उसका घर कहाँ था? ढाका में था, लेकिन अब वो जो घर है वहाँ से वो छोड़ आया है और उसके दूर दूर की जो मेमोरी, दूर दूर की जो याददाश्त है उसमें भी उसका घर अब नहीं बचा, अर्थात तो अपने घर को पूर्ण रूप से भूल गया है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ पर बहुत सारे क्या आ गए थे? तूफान थे। दैट स्वेप्ट अवे, जो बहा ले गए। स्वेप्ट अवे का मतलब क्या होता है? बहाना। जो बहा ले गए किसको? देयर फील्ड्स एंड होम्स, उनके खेतों को और घर को। तो यानी कि वहाँ पर तूफान आ गया था और उन तूफानों में जो उनके खेत और घर जो है वो बेघर हो गए थे। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ जो है वो उसे बताती है, दैट्स वाई, यही रीज़न है जिस कारण से दे लेफ्ट, वो छोड़ करके आ गए। यही कारण है जिस वजह से वो वहाँ से आए थे। लुकिंग फॉर गोल्ड, क्या करने के लिए? गोल्ड तलाशने। गोल्ड का मतलब कुछ आमदनी इकट्ठी करने के लिए। इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर अब वो रहते हैं। तो साहब किस लिए आए हैं यहाँ पर? कुछ इसलिए आया है बड़े शहरों में ताकि वहाँ से निकल करके वो कुछ अपनी आजीविका कमा सके। और किस प्रकार आजीविका कमा रहा है वो? कचरे उठा करके। कचरे में कोई भी अगर चीज़ें हैं उसको मिल जाती है तो वह उसको बेच करके अपनी आजीविका कमा रहा है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। अब जैसे ही लेखिका ने यहाँ पर पूछा था उससे कि वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उसने जवाब दिया साहिब ने, आई हैव नथिंग एल्स, मेरे पास कुछ और भी नहीं है टू डू, करने के लिए, यानी कि मेरे पास करने के लिए और कुछ काम है नहीं है। ही मटर्स, वह बुदबुदाता है। मटर का मतलब क्या होता है? बुदबुदाना, धीरे धीरे से बोलना। लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए। दूसरी तरफ देखते हुए जो साहिब है वो बुदबुदाता है कि मेरे पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। गो टू स्कूल, तो लेखिका ने कहा, यानी कि मैंने कहा यहाँ पर कि गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई सेड ग्लेबली, मैंने चंचलता से कहती हूँ, मैंने चंचलता से कहा। अब से देखो, आप देखोगे यहाँ पर पूरी जो बातें हैं वो प्रेजेंट में बताई जा रही है। आई से, मैं कहती हूँ, ग्लेबली का मतलब चंचलता से, कह सकते हैं तुरंत, ये कह सकते हैं एक तरीके से वाकपटुता के साथ में, बेगर किसी डर के अपने आप मैंने तपाक से बोल दी कि मैं स्कूल जाओ, या क्या करते हो? आई से ग्लेबली, मैंने तुरंत बोलती हूँ। रियलाइजिंग, लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि महसूस किया करते हुए, इमीडिएटली मतलब तुरंत, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि यह जो मेरी सलाह थी वो कितनी खोखली साबित हुई। मैंने तुरंत ही महसूस करते हुए, रियलाइजिंग, तुरंत महसूस करते हुए कि हाउ होलो, कि कितनी खोखली थी, द एडवाइस, ये सलाह, मस्ट साउंड, साउंड का होता है प्रतीत होना, कि मेरी जो सलाह थी स्कूल जाने की यह बहुत ही ज़्यादा कैसी दिखाई दे रही थी, उसको खोखली नज़र आई थी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, तो साहिब ने जवाब दिया कि देयर इज़ नो स्कूल, कोई भी स्कूल नहीं है, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वे कोई स्कूल बनाएंगे तब मैं जाऊंगा। वैन जब है, दे बिल्ड वन, जब वो कोई स्कूल बनाएंगे, आई विल गो, तो मैं जाऊंगा। फिर लेखिका ने कहा, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूँ तो, विल यू कम, क्या तुम आओगे? फिर आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, थोड़ा मजाक करते हुए मैंने पूछा उससे कि अगर मैं कोई स्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या तुम आओगे? तो उसने जवाब दे दिया, यस ही सेज, उसने कहा, स्माइलिंग ब्रॉडली, ब्रॉडली का मतलब खुलेपन से, यानी कि बिल्कुल खुली स्माइल के साथ, खुली मुस्कुराहट के साथ में उसने वह कहता है कि हाँ मैं तो आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी, मैंने देखा, मैं देखती हूँ, ही मुझको, रनिंग अप टू मी, मेरी तरफ दौड़ते हुए। कुछ समय बाद में ही मैं उसे मेरी तरफ दौड़ते हुए देखती हूँ, और उसने आते ही मेरे से क्या बोला, इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका विद्यालय तैयार है? क्या आपका विद्यालय तैयार है? फिर उसके बाद में आगे देखते हैं, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, मैं कहती हूँ, उससे मैंने क्या कहा उस समय पर, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, कि एक स्कूल बनाने में थोड़ा समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है। लॉन्गर का मतलब बहुत समय लगता है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है। आई से, मैं कहती हूँ। एम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, एम्प्रेस्ड, शर्मिंदगी होते हुए, एम्प्रेस क्यों हुई? क्योंकि उसने उसे मजाक में कह दिया था कि, शर्मिंदगी क्यों हुई इसको? क्योंकि उसने मजाक में कह दिया था कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनाऊं तो क्या तुम आओगे? तो उसने बोल दिया था हाँ। अब उसने जब स्कूल नहीं बनाए थे तो उस वजह से एम्प्रेस्ड होते हुए, शर्मिंदगी होते हैं, एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, एक प्रॉमिस करने के लिए, दैट वाज नॉट मीन, जिसका कोई मतलब नहीं था, उस प्रॉमिस के लिए जिसका कोई मतलब नहीं था, तो उस बात की शर्मिंदगी के लिए। बट लेकिन, प्रोमिसेज लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे जो प्रॉमिस थे, मैंने जो प्रॉमिस किया उसके जैसे जो वादे थे, प्रॉमिस जो थे, अबाउंड,
इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक, ब्लीक का मतलब हो गया एक तरीके से कह सकते हैं बिल्कुल उसके पास में निराशावादी, और कह सकते हैं जिसमें बिल्कुल भी आस नहीं बचे। तो निराशावादी जो उसका संसार था, उसका पूरा जो जीवन था, निराशापूर्ण जो उसका जीवन था, उसके प्रत्येक कोने में पड़े होते हैं। इसमें बताया गया लेकिन प्रोमिसेज लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे जो प्रोमिसेज है, वादे हैं, अबाउंड पड़े होते, घिरे होते किसमें, इन एवरी कॉर्नर ऑफ इस ब्लैक वर्ल्ड, उसके निराशावादी संसार में, उसके निराशावादी जीवन में के प्रत्येक कोने में मेरे जैसे जो वादे हैं वो तो वैसे ही पड़े होते हैं कि मेरे जैसे कि जाने कितने लोगों ने वादे कर रखे होंगे, तो उसके पास में इतने वादे बहुत पड़े होंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम साहिब ए आलम। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसको जानने के कुछ समय बाद में, आफ्टर मंथ्स महीनों के बाद में, ऑफ नोइंग हिम उसको जानने के, तो उसको जानने के कई महीनों बाद में, आई आस्क हिम मैं उससे पूछती हूँ, हिज नेम उसका नाम, तो उसका नाम मैंने पूछती हूँ, क्या पूछा उसने, क्या बताया नाम, साहिब ए आलम। क्या नाम बताया उसने कि मेरा नाम क्या है, साहिब ए आलम। ही अनाउंस, वह अनाउंस किया उसने, वह अनाउंस करता है, उसे घोषणा करता है कि उसका नाम क्या है, साहिब ए आलम है भाई। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है, ही डज नॉट नो वह नहीं जानता है, वाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, कि उसने जो नाम बताया ना साहिब ए आलम, कि मेरा नाम क्या है, साहिब ए आलम है, उसको इस बात का मतलब ही नहीं पता साहिब ए आलम किसे कहते हैं, क्या मतलब होता है साहिब आलम का। इफ़ ही न्यू, अगर वो जान गया, इट्स मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड का स्वामी। अगर वो जान गया कि साहिब ए आलम का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड का स्वामी, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीव इट, तो उसे इस पर विश्वास करना ही कठिन होगा। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम, उसके लिए बहुत ही कठिन समय होगा, बिलीव इट, इस पर विश्वास करना, कि इस बात को वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा कि साहिब ए आलम का मतलब क्या होता है, इस ब्रह्मांड का लॉर्ड, यानी कि इस ब्रह्मांड का स्वामी। अनअवेयर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Unaware of what, अनअवेयर यानी कि अनजान, यानी कि बिना किसी जानकार के, तो अनजान था किससे, ऑफ वाट इज नेम, कि उसका नाम क्या है, उसका नाम, उसका जो नाम था उससे अनजान, रिप्रेजेंट प्रस्तुत करते हुए, यानी कि अपने नाम से अनजान होते हुए, ही रोम्स, वह इधर उधर घूमता है। रोम का मतलब क्या होता है, इधर उधर घूमना, तो वह इधर उधर घूमता है किसमें, स्ट्रीट्स का मतलब गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। अब उसे पता तो था नहीं कि मेरा नाम क्या है, इस नाम का मतलब क्या है, साहिब आलम का, तो वह इधर उधर घूमता रहता है अपनी जो गलियाँ थी वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में। अब जो दोस्त थे उसके, उनको बताया है एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज। यहाँ पर लेखिका ने जो उसके दोस्त हैं उनको एक आर्मी का रूप दिया है, क्योंकि एक पूरी की पूरी टोली आती थी वहाँ पर, जो गरीब जो लोग थे, गरीब जो बच्चे थे, उनकी एक पूरी पूरी टोली थी वहाँ पर, भीख मांगने वालों के बच्चों की, तो उनको कहा गया है कि एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, यानी कि बिना जो बेयरफुट है, जिसके पैरों में क्या नहीं थे, चप्पलें वगैरह भी नहीं थी, जो बिल्कुल नंगे पैर जो थे, तो नंगे पैर वाले जो लड़के थे उनकी सेना थी, वो उसका नाम दिया है हु अपेयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो किसकी तरह, मॉर्निंग बर्ड्स का मतलब सुबह के जो पक्षी होते हैं उनकी तरह तो वो प्रकट होते हैं, एंड डिसअपेयर एट नून, और दोपहर होते ही वो गायब हो जाते हैं। तो पर यहाँ पर बच्चों को बताया है कि जो बेयरफुट बॉयज़ थे वहाँ पर, जो नंगे पैर वाले जो लड़के थे, उनको बताया गया है यहाँ पर कि कैसे थे वो, मॉर्निंग बर्ड्स की तरह थे। मॉर्निंग बर्ड्स का मतलब सुबह जो घूमने वाले पक्षी होते हैं उनकी तरह थे, जो सुबह सुबह तो घूमते हैं और दोपहर को वो चले जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम, कि कुछ महीनों के बाद में, ओवर द मंथ से कुछ महीनों के बाद में, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, कि मैं उनको पहचान पाई, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, मैं उसको पहचान पाई, ईच ऑफ दैम, उनमें से प्रत्येक को, यानी कि जो लड़के वहाँ पर घूमते रहते थे उन सभी लड़कों में से मैं प्रत्येक को पहचान पाई। अब इसके बाद में यहाँ पर बातचीत चलती है उन लड़कों के बीच में और जो लेखिका है उनके बीच में। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, उनमें से मैं किसी एक से पूछती हूँ कि वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स, कि तुम जो चप्पलें हैं वो क्यों नहीं पहनते हो। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, तुमने चप्पलों को क्यों नहीं पहना हुआ है। आई आस्क वन, मैं उनमें से किसी एक से पूछती हूँ। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेफ, ही आंसर सिंपली, उसने केवल इस उत्तर दिया कि मेरी जो माँ है
डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन, वो उनको नीचे नहीं उतारती है। कहाँ से? फ्रॉम द शेफ, शेफ का मतलब ताक से। शेफ का मतलब क्या होता है? ताक। ताक का मतलब जो आड़िया होता है ना, अलमारी होती है, उससे कहते हैं अपन शेफ। तो मेरी जो माँ है वो ताक से उन चप्पलों को नीचे नहीं उतारती है। ही आंसर्ड सिंपली, उसने केवल साधारण शब्दों में उत्तर दिया। उनमें से फिर एक ने बोल पड़ा बीच में ही, इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ। अब उन्हीं बच्चों में से किसी एक ने उत्तर और दे दिया, इवन इफ, चाहे से शी डिड, अगर वो उतार भी दे। अगर मान लीजिए उसने कहा था ना कि अभी कि मेरी माँ जो है ताक से चप्पलों को नहीं उतारती है, तो उसके बाद में एक लड़के ने तुरंत ही बोल दिया कि चाहे से इसकी माँ जो है उनको उतार भी दे, ही विल थ्रो दैम ऑफ, तो वह उनको फेंक देगा। ये ऐसा भी है कि अगर माँ ने चप्पल उतार भी दे दी इसको तो ये उसे फेंक देगा। एड्स अनोदर, दूसरे व्यक्ति ने इसी बात में इजाफा किया, हु इज़ वियरिंग शूज, जो जूते पहने हुए है। जो कैसा है? हु इज़ वियरिंग शूज, जो जूते पहने हुए हैं। दैट टू नॉच मैच, और फिर वो जूते जो है वो भी डू नॉच मैच, यानी कि वो भी एक जैसे नहीं है। वो एक जूता किसी का है, एक जूता कैसा है, एक जूता कैसा है। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, और जब मैंने इस पर टिप्पणी करती हूँ, जैसे उसने पूछा, मैंने उसने बोला था ना कि ये फेंक देता है जूतों को भी, तो उसके जूते जो थे अलग अलग थे, तो उसके ऊपर जब मैं टिप्पणी करती हूँ, जैसे मैंने बोला कि ये जूते अलग अलग क्यों है, तो व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस पर टिप्पणी करता हूँ, ही सफल्स हिज फीट, तो वो अपने पैरों को जो सफल करता है, सफल का मतलब थोड़ा आगे पीछे करता है, उसको ऊपर नीचे करता है, पैरों को घसीटता है। ही शफल्स में घसीटता है हिज फीट, अपने पैरों को, तो अपने पैरों को आगे पीछे वो करता है। सेज नथिंग, एंड कुछ भी नहीं कहता है उस समय पर। आई वांट शूज, सेज ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ। अब इसके बाद में एक तीसरा जो लड़का था उसने वो कहता है आई वांट शूज, मुझे शूज चाहिए, मुझे जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, तीसरा जो लड़का है वो कहता है हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी जूते ही नहीं पहने थे। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, उसने अपने जीवन काल में कोई जूता जो था वही नहीं पहना था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। लेखक कहती है आगे कि ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्रीज, यानी कि जो देश है पूरे देश भर में घूमने के बाद, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश में घूमते हुए, आई हैव सीन, मैंने देखे हैं, चिल्ड्रंस, बच्चों को, वॉकिंग, पैदल चलते हुए, वो भी बेयर फुट, बिना किसी चप्पलों के, बिना किसी चप्पलों के, इन सिटी, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, और गांव की सड़कों पर। कि यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि मैंने ऐसे पूरे देश भर में बच्चों को पैदल चलते हुए शहरों में और गांव की सड़कों पर पैदल चलते हुए घूमते हुए देखा है, बिना किसी चप्पलों के। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी के कारण नहीं है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसे की कमी के कारण नहीं है। किस कारण है पर? बट ए ट्रेडिशन, लेकिन ये क्या हो गई है? एक परंपरा हो गई है। कौन सी परंपरा है? टू स्टे बेयर फुट, नंगे पैर होने की, नंगे पैर रहने की जो एक परंपरा है, उसके वजह से ये सब कुछ होता है कि जो बच्चे हैं बिना किसी चप्पल पहने हुए नंगे पैर जो है गांव की सड़कों पर या शहरों में पैदल चलते हुए देखे जाते हैं। इज वन एक्सप्लेनेशन, यह केवल एक क्या है? एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन मतलब क्या है? ये स्पष्टीकरण है। क्यों है? क्योंकि आप चप्पल अगर वो पहने पहने घूमते हैं तो फिर उसको जो उनको जो भीग देने वाला होता है वो कोई नहीं होता है, इसलिए बच्चों को जो चप्पलें हैं उनको हटा दी जाती है ताकि जो नंगा पैर डोलेगा तो कोई इस पर दया करे उसको भीग डाल दे। तो इस वजह से ये एक परंपरा बन गई है नंगे पैर होने की, और ये केवल क्या है? एक स्पष्टीकरण हो चुका है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज, अगर केवल एक बहाना है तो। आई वंडर, मुझे आश्चर्य, इफ़, अगर, दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज, अगर केवल ये एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब स्पष्ट करने के लिए, ए परपेचुअल स्टेट, परपेचुअल का मतलब हो गया स्थाई, परपेचुअल का मतलब क्या हो गया? स्थाई, स्टेट का मतलब अवस्था, और पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब गरीबी की। तो गरीबी की जो स्थाई अवस्था है, स्थाई जो स्थिति है, गरीबी की जो स्थायी स्थिति है उसको इस एक्सप्लेन करने के, स्पष्ट करने के लिए केवल बहाना है। तो ये क्या है? एक तरीके से मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है। आई रिमेंबर, मैं याद करती हूँ, मुझे याद है, ए स्टोरी, एक कहानी, ए मैन, एक आदमी की, फ्रॉम उदीपी, कहाँ से आदमी था? उदीपी से। वंस टोल्ड मी, जिसने मुझे एक बार बताया था। तो मुझे एक कहानी याद आ गई, मुझे कहानी याद है उस व्यक्ति की जो उदीपी से था, उसने मुझे एक बार बताया था एज ए यंग बॉय, कि जब वो एक युवा लड़का था, ही वुड गो, तो वह जाया करता था, टू स्कूल, स्कूल में, पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, एक टेम्पल के पास से, यानी कि मुझे याद है
उसे आदमी की कहानी जो मुझे उसने बताई थी, जब वो लड़का था, एक छोटा बच्चा था, उस समय पर वो स्कूल जाता था किसके पास से होकर के, पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर के पास होकर के। वेयर इज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ पर उस आदमी के जो पिता थे वो क्या थे, कि पुजारी थे। प्रिस्ट का मतलब क्या हो गया, पुजारी। तो वो कहानी बता रहा, उस कहानी को भी बता रही है यहाँ पर लिखेगा कि मुझे कहानी बताई थी एक आदमी ने कि जब वो बच्चा था, स्कूल जाता था, तो उस समय पर वो एक ओल्ड टेम्पल के पास से गुजरता था, जहाँ पर जो मंदिर जो था उसका पुजारी कौन थे, उसके पिता थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह उस मंदिर में थोड़ी देर के लिए रुकता। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकता, एट द टेम्पल पर, एंड प्रे, और प्रार्थना करता था, फॉर ए पेयर ऑफ शूज, किसके लिए प्रार्थना करता था, जूतों के लिए। तो वह उस मंदिर में रुकता था, केवल इसके लिए प्रार्थना करता था कि भगवान मेरे को क्या दिला दे, एक जूते दिला दो वहाँ, बस इस बात के लिए। 30 years later, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने दोबारा से उस कस्बे में विजिट किया, मैंने दोबारा से उस कस्बे में गए कभी, एंड द टेम्पल, और दोबारा मैं कहाँ पर पहुँची, उस मंदिर में पहुँची, विच वाज नाउ ड्राउंड, जो अब डूब गया था, इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। डिसोलेशन का मतलब होता है एकांत, या कह सकते हैं उजाड़। तो एक बार फिर से मैं उसी जगह पर पहुंची, 30 साल बाद में मैं उसी कस्बे में पहुंची, उसी मंदिर पर पहुंची, जहां पर वो जो कस्बा था या वो मंदिर जो था वो उजाड़पन से, या कह सकते हैं एकांतपन का जो एक वातावरण होता है उसमें डूब चुका था, वहाँ पर रहने वाला कोई भी नहीं था। विच वाज नाउ ड्राउंड, जो डूब गया था किसमें, इन एयर, एयर का मतलब वातावरण में, ऑफ डिजोलेशन, डिजोलेशन मतलब हो गया एकांत, या कह सकते हैं एक तरीके से उजाड़पन। तो सुनसान जो था वातावरण वहाँ पर बन चुका था। इन द बैकयार्ड, और फिर क्या होता है, उसी मंदिर के बैकयार्ड, बैकयार्ड का मतलब पीछे वाले हिस्से में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, अब वहाँ पर कौन रहता था, एक नया पुजारी रहता था। उसी मंदिर के पीछे वाले हिस्से में एक अब नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पर क्या पड़ी हुई थी, रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, यानी कि लाल और सफ़ेद जो प्लास्टिक चेयर्स थी वो वहाँ पर पड़ी हुई थी। ए यंग बॉय, एक युवा लड़का, ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, जो क्या पहना हुआ था, एक ग्रे यूनिफॉर्म, एक सलेटी रंग की जो यूनिफॉर्म थी वो पहने हुआ था। इसका मतलब है स्कूल लड़का, स्कूल का बॉय होगा वो भी। तो एक युवा लड़का आया उस समय पर, ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, जो सलेटी रंग की जो यूनिफॉर्म थी वो पहने हुए था। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने क्या पहने हुए थे, जुराबे और जूते पहने हुए थे। वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, तो वो क्या पहने हुआ था, जूते और जुराबे पहने हुआ था। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, तो जैसे ही वो पहुंचा, तो अराइव्ड वो पहुंचा, पेंटिंग का मतलब हाँफते हुए, वो वहाँ पर पहुंचा वो लड़का, तो कैसे था, हाँफते हुए था। एंड और थ्रू हिज स्कूल बैग, और उसने उसका जो स्कूल का बैग था उसको फेंक दिया ऑन फोल्डिंग टेप बेड, कहाँ पर फेंक दिया, फोल्डिंग बेड। फोल्डिंग का मतलब होता है जो ऐसा बिस्तर जो सिमट जाता है, यानी गड़ी करा जाता है, तो फोल्डिंग बेड यानी कि सिमटने वाला जो बिस्तर था उसके ऊपर उसने उस बैग को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आई द प्रेयर, वो प्रार्थना, कि जैसे मैंने उस लड़के की तरफ देखा तो आई रिमेंबर द प्रेयर, मुझे वही प्रार्थना याद आई, अनोदर बॉय, जो दूसरे लड़के ने हैज़ मेड की थी, मुझे वो प्रार्थना याद आई कि जो दूसरे लड़का था उसने की थी, टू द गॉडेस, किसके सामने, देवी के सामने। मुझे उस समय की प्रार्थना याद आई जब उसने उस देवी के सामने प्रार्थना की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट, जब उसे फाइनली अंत में गॉड प्राप्त हो गया था, ए पेयर ऑफ शूज, एक जूता, यानी कि एक जूते की जो रीत जो थी वो उसे प्राप्त हो ही गई थी अंत में, जब उसने देवी के सामने प्रार्थना की थी। लेट मी नेवर लॉस दैम, अब मैं उनको दोबारा नहीं खोऊंगा। आगे उसने सोचा, लेट मी नेवर लॉस दैम, अब उनको मैं कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडेस हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उस प्रार्थना पर कृपा कर दी थी। द गॉडेस, देवी ने, हैड ग्रांटेड, स्वीकार कर लिया था, हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना को। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, वो युवा लड़के कौन से, लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, पुजारी के बेटे की तरह वाले जो युवा लड़के हैं, नाउ वॉर शूज, अब तो वो जूते पहने हुए थे, यानी कि पुजारी का जो बेटा था वो तो जूते पहने हुए था, उसके जैसे बेटे तो युवा लड़के जो थे वो तो जूते पहने हुए थे, बट लेकिन
बट लेकिन मैनी अदर, लेकिन बहुत सारे जो दूसरे जो बच्चे थे, लाइक द रैग पिकर्स, जो कचरा उठाने वाले थे। रैग पिकर्स का मतलब कचरा उठाने वाले, कि कचरा उठाने वाले इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में जो कचरा उठाने वाले जो बच्चे थे, उनके जैसे जो बहुत सारे बच्चे हैं, रिमेन शूलेस, अभी भी वो कैसे हैं, बिना जूतों के हैं। तो यहाँ पर तुलनात्मक दृष्टि से बताया कि जो पुजारी का जो लड़का था, उसके जैसे लड़के तो अब शूज वाले हो चुके हैं, वो तो शूज पहनते हैं, लेकिन अब भी मेरे पड़ोस में जो कचरा उठाने वाले जो लोग हैं, कचरे उठाने वाले जो बच्चे, उनके जैसे बहुत सारे बच्चे अभी भी कैसे हैं, शूलेस हैं। तो यहाँ तक आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की जो चीज़ें हैं वो कल की क्लास में पढ़ रहे हैं।